नमस्कार दोस्तों। टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे होंगे। और अभी लगातार परीक्षाओं का दौर चल रहा है और आने वाले 6 महीना तक लगातार प्रत्येक एग्ज़ाम को आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक आयोग के द्वारा। अभी जेपीएससी का भी डेट निकल गया है। 2 मई को दोनों ही पाली में एग्ज़ाम क्लियर करा लिया जाएगा और फिर सेक्शन बीपीएससी भी जुलाई में आने वाला है। तो इस तरह से हम लोग अपने परीक्षा को लेकर चिंतित भी होंगे कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो तैयारी करने का एक तरीका है कि आप सबसे पहले जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसका सिलेबस देख लीजिए और अच्छे सिलेबस को आप अध्ययन कर लीजिए। सिलेबस देखने के बाद आप कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप देखिए आप कि किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्नों को उठा रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। और उसके बाद आपको जब पता चल जाएगा कि किस तरह से यह पूछता है, उसके बाद आप अपने अध्ययन सामग्री को एकत्रित कीजिए और आप अध्ययन कीजिए। तो आज इसी करीब हम लोग पॉलिटी में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध समझने का प्रयास करेंगे। महान्यायवादी नाम से तो ऐसा लग रहा है कि वह सबसे बड़ा न्यायवादी है, इससे बड़ा न्यायवादी कोई है ही नहीं। मतलब क्या, नाम से ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बड़ा है यह। जबकि ये देखा जाए तो महान्यायवादी जो है यह सरकार का एक वकील के रूप में कार्य करता है। कभी यदि आपसे कोई पूछे कि महान्यायवादी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मतलब कि मुख्य न्यायाधीश दोनों में बड़ा कौन है, तो आपको नाम से तो लग रहा है कि महान्यायवादी जो है वह बड़ा है, जबकि वास्तविकता जो है यह सत्य नहीं है। महान्यायवादी एक सरकार के वकील के रूप में कार्य करता है और वकील जो है वो हमेशा जज के नीचे कार्य करता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बड़े होंगे, महान्यायवादी नीचे होंगे। मतलब महान्यायवादी का पद जो है वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से छोटा है। वह सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ जब कोई वाद आता है तो वहाँ पर सरकार खुद डिफेंस करने नहीं जाता है। तो सरकार जो है, सरकार के तरफ से वकील जो है वह सुप्रीम कोर्ट में अपने बातों को प्रकट करता है। उसी प्रकार से स्टेट में भी सरकार के खिलाफ जब कोई वाद आता है तो सरकार उस पर खुद जाकर कोर्ट में हाजिरी नहीं देता है। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता नियुक्त रहते हैं हाई कोर्ट में और वह सरकार की तरफ से सरकार के पक्ष को रखते हैं। उसी क्रम में महान्यायवादी के संबंध में यह बतलाया गया है, अनुच्छेद 76 के तहत यह कहा गया है, जो महान्यायवादी का चर्चा अनुच्छेद 76 में है, इसमें यह कहा गया है कि महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किस द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें कॉमन एक बात है, COM का मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश पर। अब पता होगा आर्टिकल 74 में यह दिया गया है, जो एक मंत्री परिषद होगा जो राष्ट्रपति को परामर्श देगा। मतलब क्या, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेंगे। इस शब्द का चर्चा, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 74 में किया गया है। तो जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति हो या निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो या अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो या महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो या राजदूत की नियुक्ति हो या राज्यपाल की नियुक्ति हो, इन सबों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति उत्तरदायी है। लेकिन यदि देखा जाए तो इन सबों की जो नियुक्ति है वह कहीं ना कहीं COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश पर की जाती है। मतलब यह हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनकी नाम की सिफारिश करेंगे उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा उस पद पर नियुक्त किया जाएगा। जैसे मान लीजिए राज्यपाल के संबंध में ही देखा जाए थोड़ा सा, तो मान लीजिए यदि मंत्री परिषद के द्वारा फाल्गु चौहान का नाम दिया गया जो इन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया जाए, राष्ट्रपति महोदय के पास पावर बस इतना है कि वह उन्हें नियुक्त करेंगे। राष्ट्रपति महोदय यह नहीं कह सकते हैं कि नहीं यह व्यक्ति सही नहीं है, इसे मैं नियुक्त नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मंत्री परिषद का हस्तक्षेप पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। राष्ट्रपति नाम मात्र सिर्फ हस्ताक्षर करते हैं और उन्हें उस पद पर नियुक्त करते हैं। तो आर्टिकल 76 में यह कहा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अब देखना है कि जो महान्यायवादी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए, एक होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक होता है क्वालिफिकेशन। हमारे भारत में, भारतीय संविधान में किसी भी नेता पद के लिए, मतलब क्या किसी भी मंत्री पद के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति महोदय हो, उपराष्ट्रपति महोदय हो, इन सबों के लिए कहीं पर भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता का चर्चा नहीं किया गया है, सिर्फ योग्यता का चर्चा किया गया है। उस योग्यता में क्या आता है, तो जैसे मिनिमम एज, मैक्सिमम एज भी नहीं दिया गया है, मिनिमम एज दिया गया है, और कुछ अन्य प्रकार की बातें। शैक्षणिक योग्यता में क्या आता है, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या, जैसे आप कोई फॉर्म भरते होंगे तो उसमें रहता है कि यह फॉर्म सिर्फ स्नातक पास के लिए है, यह फॉर्म इंटर स्तरीय है, या फॉर्म मैट्रिक स्तरीय है, तो यह हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो महान्यायवादी के संबंध में योग्यता का चर्चा किया गया है, और उस योग्यता में यह कहा गया है कि इस पद पर वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो या जिसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो, या जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो। अब यहाँ से एक प्रश्न आएगा मन में कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या योग्यता है। तो यहाँ पर यह कतई नहीं बोल रहा है कि वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, यह नहीं बोल रहा है, बल्कि यह बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हो। सबसे पहला तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, तो वह 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट में वह 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या और नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर शब्द को ध्यान से सुनना है, या 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, मतलब कार्य कर रहा हो, या कानून की नज़र में नहीं, या राष्ट्रपति की नज़र में। एक होता है समाज की नज़र में विधिवक्ता, कि हाँ फलाने ने LLB कर चुका है, उसे बहुत सारी धारा याद है, वह तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, वह तो बहुत बड़ा विधिवक्ता है। वैसा विधिवक्ता नहीं, वैसा विधिवक्ता जो राष्ट्रपति की नज़र में विधिवक्ता हो। तो यह याद रखेंगे। यहाँ से समाज की नज़र में किसी को मुखिया का दर्जा दिया जाता है, किसी को वकील का, किसी को जज साहब, बैरिस्टर साहब बोला जाता है, तो वह बैरिस्टर नहीं, राष्ट्रपति की नज़र में विधिवक्ता होना चाहिए। तो कौन सा क्वालिफिकेशन हो गया, तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन ही एंड सी शुड बी सिटीजन ऑफ द इंडिया, मतलब क्या उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वह महाधिवक्ता नहीं, वह अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़र में विधिवक्ता होना चाहिए। मतलब क्या, कानून का ज्ञाता, कानून का ज्ञानी होना चाहिए। अब देखते हैं औथ मतलब क्या, शपथ कौन दिलाता है। इस तीनों में से जो भी क्वालिफिकेशन उसके अंतर्गत होगा उसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी भारत का नियुक्त किया जा सकता है। औथ संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं, मतलब क्या, महान्यायवादी की शपथ के संबंध में संविधान में यह उल्लेखित नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को शपथ दिलाया जाता है। यह संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का, या निष्ठा शब्द का शपथ लेते हैं। किसके प्रति, यह संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि महान्यायवादी की शपथ का जो चर्चा है यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। सबसे पहली बात तो यह याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम में कभी हो सकता है वह फंसाने के लिए, आपको बरगलाने के लिए वह दे सकता है, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए कि महान्यायवादी का चर्चा महान्यायवादी की शपथ का चर्चा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में किया गया है, तो कन्फ्यूज होंगे। तो याद रखेंगे कि इनके शपथ का जो चर्चा है यह भारतीय संविधान में किया ही नहीं गया। अब देखते हैं इनका टेन्योर क्या है। अनुच्छेद 76 में यह कहा गया है
महान्यायवादी के टेन्योर के बारे में कि महान्यायवादी को राष्ट्रपति जब चाहे तब पद से हटा सकता है। मतलब क्या, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक महान्यायवादी अपने पद पर काबिज रहेगा। प्रसाद पर्यंत शब्द का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? प्रसाद पर्यंत शब्द का मतलब यह हुआ कि महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं है, जब तक राष्ट्रपति का आशीर्वाद बना रहे तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन वास्तविक रूप से ये देखा जाए तो जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आशीर्वाद बना रहे तब तक महान्यायवादी अपने पद पर काबिज रहेगा। तो एक चीज़ तो यह भी याद रखेंगे कि महान्यायवादी का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष या 6 वर्ष का नहीं होता है। क्या होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो अपने पद पर रहता है। दूसरी बात, प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़, जिनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1963 तक रहा। कौन? तो MC सीतलवाड़। और सबसे लंबा कार्यकाल किस महान्यायवादी का रहा? तो नीरज डे। सबसे लंबा कार्यकाल नीरज डे का। जबकि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है भारत के? तो के वेणुगोपाल सर जो है वो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। तो दो चीज़ यहाँ से क्लियर हुआ कि महान्यायवादी का सबसे लंबा कार्यकाल तो नीरज डे का। प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो आप बता सकते हैं वर्तमान भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। और इनका टेन्योर कार्यकाल क्या है? तो इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक यह अपने पद पर काबिज रहते हैं, यह अपने पद पर रह सकते हैं। अब देखते हैं महान्यायवादी को हटाने का क्या प्रोसेस है। संविधान में महान्यायवादी को हटाने के संबंध में कोई वर्णन नहीं किया गया। मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति चाहे महान्यायवादी को पद से हटा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, महान्यायवादी स्वयं जब चाहे तो अपना इस्तीफा देकर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर अपने पद से पद त्याग सकते हैं। तीसरी बात, महान्यायवादी का पद उस वक्त रिक्त माना जाएगा जिस वक्त संपूर्ण मंत्री परिषद के द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाए। मतलब क्या, यदि प्राइम मिनिस्टर, यदि प्रधानमंत्री महोदय अपना त्यागपत्र देते हैं तो संविधान में यह उल्लेखित है कि संपूर्ण मंत्री परिषद का त्यागपत्र समझा जाएगा। उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में महान्यायवादी का पद भी रिक्त माना जाएगा। मतलब क्या, महान्यायवादी का पद भी खाली हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि महान्यायवादी का पद भी जिस तरह से मंत्री परिषद अपना त्यागपत्र जैसे ही सौंपेगी वैसे ही महान्यायवादी का पद रिक्त हो जाएगा। तो 3 कंडीशन। पहला कंडीशन महान्यायवादी हटाने का है तो राष्ट्रपति जब चाहे तब महान्यायवादी को हटा सकता है। दूसरा कंडीशन, महान्यायवादी स्वयं अपना इस्तीफा देकर हट सकता है। तीसरा कंडीशन, मंत्री परिषद, संपूर्ण मंत्री परिषद के इस्तीफा देने पर महान्यायवादी का पद रिक्त माना जाएगा। यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, एक शब्द का प्रयोग है संपूर्ण मंत्री परिषद। एक बार भी यह तो नहीं बोला गया है कि मंत्री और मंत्री परिषद अंतर होता है। मंत्री कोई एक पर्सन होता है, ठीक है, जबकि मंत्री परिषद सभी मंत्रियों को मिलाकर होता है मंत्री परिषद। तो एक मंत्री के इस्तीफा देने से महान्यायवादी का पद रिक्त नहीं होगा, संपूर्ण मंत्री परिषद के इस्तीफा देने से महान्यायवादी का जो पद है वह रिक्त होगा। अब रहा जो महान्यायवादी का कार्यकाल, मतलब क्या महान्यायवादी कार्य क्या, मतलब क्या महान्यायवादी का फंक्शन क्या है। तो महान्यायवादी भारत सरकार को विधि मतलब कानून संबंधी परामर्श देने का कार्य करती है। महान्यायवादी जो है वह क्या करती है, तो वह विधि संबंधी परामर्श देने का वह कार्य करती है। किसे? तो भारत सरकार को। दूसरी बात, राष्ट्रपति द्वारा कोई भी अन्य मामला सौंपा जाता है तो उस संदर्भ में भी महान्यायवादी सलाह देने का कार्य करता है। पहला कंडीशन क्या है, तो महान्यायवादी भारत सरकार को विधि संबंधी, कानून संबंधी ज्ञान देता है, परामर्श देता है। दूसरा कंडीशन, राष्ट्रपति द्वारा यदि कोई अन्य कार्य भी सौंपा जाता है तो उस संदर्भ में भी महान्यायवादी परामर्श देने का, मतलब सलाह देने का कार्य करता है। तीसरी बात, भारत सरकार का यह कोर्ट में प्रतिनिधित्व करता है। कौन? तो महान्यायवादी। अनुच्छेद 88, जब भी आप महान्यायवादी को पढ़े आप किसी भी बुक में तो 2 अनुच्छेद को आप साथ लेके पढ़े आप, एक 76 और एक 88। अनुच्छेद 88 यह बोल रहा है कि महान्यायवादी संसद की दोनों सदनों में भाग ले सकता है, वह किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन उसे मतदान देने का अधिकार नहीं। कौन सा मतदान? आम चुनाव, जो लोकसभा होगा वो, विधानसभा होगा वो, या राज्यसभा होगा वो? जी नहीं, इन सभी चुनावों में वह वोटिंग कर सकता है क्योंकि वह भी पहले भारत का नागरिक है।
यहाँ पर मतदान का मतलब यह हुआ कि जिस सदन में वह बैठेगा, जिस सदन में वह भाग ले रहा है बैठक में, वह बोल भी सकता है, लेकिन मतदान नहीं। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि कोई प्रस्ताव है, जैसे मान लीजिए कोई प्रस्ताव लाया गया, उस प्रस्ताव पर जब बहुमत होती है, जब वोटिंग होती है, उस विधेयक पर वोटिंग करने का राइट महान्यायवादी को नहीं दिया गया है। यहाँ पर यह बात कहा गया, तो यह भी क्लियर हो गया होगा। जो मतदान करने का अधिकार नहीं, वो भाग भी ले सकता है, वह बोल भी सकता है, और संसद के द्वारा गठित किसी भी समिति का वह सदस्य भी हो सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। महान्यायवादी का वेतन जो है वो भारत के संचित निधि से जाता है। कहाँ जाता है? तो महान्यायवादी का वेतन भारत के संचित निधि से जाता है। संचित निधि का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। यह प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब क्या है? जब यह त्यागपत्र, जब इनका कार्यकाल, जब इन्हें पद से हटा दिया जाता है, तो यह प्राइवेट प्रैक्टिस भारत के किसी भी न्यायालय में कर सकते हैं, लेकिन सरकार के विरुद्ध इन्हें प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है, और ये सरकार के विरुद्ध कभी भी कुछ भी नहीं बोलेंगे, और इन्हें प्रैक्टिस करने से पहले सरकार से आदेश लेना, सरकार से विचार विमर्श करना अनिवार्य है। तो हम लोगों ने क्या देखा? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, एक बार फास्ट रिवील कर लेते हैं। आर्टिकल 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी का योग्यता क्या है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी भी उच्च न्यायालय में वह 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़र में उन्हें विधिवेत्ता होना चाहिए। उनका कार्यकाल क्या है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। उन्हें हटाया कैसे जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। दूसरा, वह स्वयं अपना त्यागपत्र सौंप दे तो उनका पद खाली हो जाएगा। तीसरा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के इस्तीफा पर उनका पद रिक्त माना जाएगा। अब इनका कार्य क्या, फंक्शन क्या है? तो भारत सरकार को कानून संबंधी मतलब विधि संबंधी सलाह देना इनका पहला कार्य है। दूसरा कार्य क्या है? कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य किसी भी बातों के लिए यह सलाह दे सकता है। तीसरा कार्य क्या है? तो भारत सरकार का कोर्ट में प्रतिनिधित्व करता है। यह महान्यायवादी संसद की किसी भी सदन में बैठक में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, किसी भी समिति का वह मेंबर भी हो सकता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार उसके पास नहीं है। इसका चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में किया गया है। महान्यायवादी जब अपने पद से इस्तीफा देते हैं, या जब उनका मतलब टेन्योर समाप्त हो जाता है, उसके बाद महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन वह सरकार के विरुद्ध कभी भी नहीं जा सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस करने से पहले उन्हें सरकार से सलाह लेना, आदेश लेना अनिवार्य है। उनका वेतन संचित निधि से दिया जाता है। वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा शब्द का प्रयोग करते हुए शपथ लेते हैं, और इनके शपथ का चर्चा भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग महान्यायवादी के सुनने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह महान्यायवादी का जो टॉपिक है यह अच्छा समझ में आ गया होगा, और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। धन्यवाद।